प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं। वहीं आज पीएम मोदी बुलंदशहर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर बुलंदशहर में होंगे। इस रैली से पहले प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सेक्शन के साथ ही अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम मोदी की यह पहली रैली है। इसमें प्रधानमंत्री बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करेंगे। इस रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल सीएम योगी का दौरा था और उन्होंने वहां पर पीएम मोदी की रैली में जो भी कार्यक्रम आयोजित होने वाले थे उनका जायजा लिया और सारी सुविधाओं को जांचा। वहीं समीक्षा बैठक भी की, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। ये बेहद अहम रैली होने वाली है। चुनावी रैली अब से शुरू होने जा रही है क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव अब निकट आ गए हैं। ऐसे में चुनाव के नजदीक होने के कारण लगातार नेताओं की रैलियां शुरू हो चुकी हैं। पक्ष विपक्ष दोनों ही रैली कर रहे हैं और आपको बता दें कि इस रैली में बुलंदशहर के जनता को बेहद ही खास होने वाली है ये रैली और उनके लिए इस रैली में काफी मुनाफा होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं। इसलिए भी ये रैली बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर ये रैली की जा रही है। वहीं आज पीएम मोदी बुलंदशहर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बुलंदशहर में होंगे। इस रैली से पहले प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि रैली की शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर की जनता को 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनता को उपहार में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं देंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सेक्शन के साथ ही अलीगढ़ कन्नौज हाईवे का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं आपको बता दें, ज्यादा जानकारी के लिए, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम मोदी यह पहली रैली कर रहे हैं और ये रैली लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए भी काफी अहम है। इसमें प्रधानमंत्री बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित भी करेंगे। वहीं इस रैली के आयोजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलंदशहर आने से पहले सीएम योगी ने बुलंदशहर पहुंचकर यहां का जायजा लिया, समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं क्योंकि ये रैली पीएम की लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए भी ये बेहद अहम रैली है और यहीं से ही चुनाव का आगाजा हो गया है और अब रैलियों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वहीं यूपी की सीटों को साधने के लिए सबसे पहले जो रैली की शुरुआत की गई है वो यूपी से की गई है, यूपी के बुलंदशहर से की गई है और सबसे खास बात तो ये है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 आज यानी कि आज बुलंदशहर में इस रैली को एक बार फिर से संबोधित करेंगे। ये दूसरा दौरा है और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
किसी क्षेत्र में जाते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, तो वो बेहद ही खास होता है, क्योंकि वो उस जगह की जनता को, यानी कि आपको बता दें कि बुलंदशहर की जनता के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज पीएम मोदी 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि इस रैली को सफल बनाने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। यूपी के बुलंदशहर में रैली से पहले पहुंचकर सीएम योगी ने जायजा लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली विशेष है, अहम है, और ये आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए भी मद्देनजर रखते हुए भी काफी अहम भूमिका निभा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से अमन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, जानना चाहेंगे कि आज चुनावी रैली का जो आगाजा है वो बीजेपी ने शुरू कर दिया है और पीएम नरेंद्र मोदी बुलंदशहर आ रहे हैं और उनकी आज रैली होगी, तो क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ खास होने वाला है बुलंदशहर की जनता के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज बुलंदशहर में पीएम योगी आ रहे हैं। आपको बता दें पीएम योगी की अगुवाई करने यूपी के सीएम योगी राजनाथ और आपका राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आ रही हैं। और आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे बुलंदशहर के नवादा गांव में पीएम मोदी आ रहे हैं। जी आपको बता दें जनसभा में 2 लाख लोगों से अधिक भीड़ की आशंका दिखाई जा रही है। जी, अगर बात की जाए अमन कि आज पीएम मोदी का दौरा है और जब भी पीएम मोदी किसी दौरे पर जाते हैं तो वहां की जनता के लिए विशेष होता है, लेकिन ये तो विशेषताएं आपने बता दी, लेकिन आज का जो डे प्लान है, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, रैली में क्या कुछ खास होगा और पीएम मोदी के साथ कौन कौन शामिल होगा? अमन, आपको आवाज आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि चुनावी रैलियां जो हैं बीजेपी ने उनका आगाजा कर दिया है। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात बुलंदशहर की जनता को आज पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि चुनावी शंखनाद शुरू हो गया है और अब पीएम मोदी की जो रैलियों का सिलसिला है वो लगातार जारी हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहले दिन मंगलवार को भक्तों द्वारा 3.17 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 10 दान काउंटर खोले गए थे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भक्तों ने दान काउंटर और ऑनलाइन दान के रूप में 3.17 करोड़ रुपए का दान दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, जबकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन बुधवार को रात 10 बजे तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। बुधवार को प्राप्त राशि का खुलासा अगले दिन गिनती के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दर्शन व्यवस्थित ढंग से हो सके, इसके लिए प्रशासन से चर्चा कर व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि भगवान श्री राम मंदिर में दर्शन का नया समय जारी किया गया है। आज सुबह 6 बजे से देर रात 10 बजे तक श्री रामलला के दर्शन हो सकेंगे। ये बड़ा ही भव्य नजारा है और भक्तों में इसकी आशा देख सकते हैं कि भक्त किस तरह से प्रभु श्री राम से मिलने के लिए बेकरार हैं और लगातार भारी संख्या में जो ये भक्तों का सैलाब है, राम भक्तों का सैलाब है, वो अयोध्या की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये अपने आप में ही काफी अहम वक्त है, इतिहास रचने को है, क्योंकि रामलला से मिलने के लिए जो बेकरारी है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि बीच में सुरक्षा व्यवस्थाएं थोड़ी अव्यवस्थित पाई गई थी, लेकिन सीएम योगी के निर्देश के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं और अब खास बात तो ये है, जहां पहले रामलला से मिलने का जो समय निश्चित किया गया था वो 10 से 20 सेकंड का था और कम समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब अयोध्या के ट्रस्ट की तरफ से अनिल शर्मा ने बताया कि अब रामलला से मिलने का जो वक्त है वो बढ़ा दिया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रामलला का दरबार भक्तों के लिए खुला रहेगा। भक्तगण आए, वहां पर आराम से दर्शन करें
अयोध्या में देखा जाए तो रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से, गर्भगृह में पधारने के बाद से ही पहले दिन मंगलवार को भक्तों द्वारा 3.17 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 10 दान काउंटर खोले गए थे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भक्तों ने दान काउंटर और ऑनलाइन दान के रूप में 3.17 करोड़ रुपए का दान दिया। ये अपने आप में ही एक बड़ा आंकड़ा है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। आपको बता दें कि लाखों की संख्या में भक्त अब अयोध्या रामलला से मिलने पहुंच रहे हैं। भक्त रामलला से ज्यादा संख्या में मिलने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन जो ट्रेनों और बसों का संचालन है फिलहाल के लिए अभी रोक दिया गया है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जो भक्तगण पहुंचे हैं उसके बाद वहां प्रशासन और ट्रस्ट दोनों ही परेशान हो गया था। कई बार व्यवस्थाएं भी अव्यवस्थित पाई गई और सरकार अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। लेकिन आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन बुधवार को रात 10 बजे तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। बुधवार को प्राप्त राशि का खुलासा अगले दिन की गिनती के बाद ही किया जाएगा, लेकिन लगातार जो चढ़ावे की संख्या है, जो भक्त दान कर रहे हैं रामलला के दरबार में, वो अपने आप में ही आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और वहीं आगे ट्रस्ट के अधिकारियों ने कहा कि दर्शन व्यवस्थित ढंग से हो, इसके लिए प्रशासन से चर्चा कर व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि भगवान श्री राम मंदिर में दर्शन का नया समय भी जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। शक्ति, जानना चाहेंगे कि राम भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार अयोध्या में बढ़ता जा रहा है, तो ये सैलाब की संख्या कितनी बढ़ी, व्यवस्थाएं क्या रही, ये सारी जानकारी हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हम कल भी बात कर रहे थे, कल भी मैंने यही बताया था, परसों भी यही बताया था कि जो है राम भक्त जो आ रहे हैं अयोध्या, वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस तरीके से ट्रस्ट ने आंकड़ा नहीं लगाया था कि प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए इतने दर्शनार्थी उमड़ पड़ेंगे। अगर हम बात करें पहले दिन के इनकम की, तो सिर्फ राम मंदिर में 3 करोड़ से ऊपर का चढ़ावा पहले दिन आया था, और आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, किस तरीके से वहां पर लोग जो है वो आ रहे हैं, और चढ़ावा इतना जब चढ़ रहा है तो लोग कितने आ रहे होंगे ये देखना लाजमी है। और अगर हम बात करें राम भक्तों की, तो लगातार आसपास के जितने इलाके हैं वहां से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग सिर्फ अयोध्या दर्शन करने के लिए आ ही रहे हैं, और ये आंकड़ा नहीं लग पा रहा है कि कितने लोग कहां से आ रहे हैं। जी, अगर शक्ति बात की जाए चढ़ावे की, तो चढ़ावे की संख्या लगातार इतिहास रच रही है। जो राम भक्त हैं वो लगातार उनकी आस्था जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं बीच में अव्यवस्थित पाई गई थी। अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की जो शक्ति थी वो काम नहीं आ रही थी, शक्त नहीं था। लेकिन अब क्या जायजा है अयोध्या का कि राम भक्तों को क्या सही ढंग से दर्शन मिल पा रहे हैं, व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? जी, व्यवस्थाओं की बात करें तो जिस तरीके से पहले वाले दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा था, उसके दूसरे दिन इतनी भीड़ थी अयोध्या में कि पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा और कुछ लोग बेहोश भी हो गए वहां पर, इतनी भीड़ थी अयोध्या में। लेकिन उस दिन के बाद से लगातार जो है सुरक्षा बल बाहर से भी मंगवाए गए हैं यहाँ पर, और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगातार सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो खुद आके यहाँ पे देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और जो व्यवस्थाएं हैं उसको लगातार सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छा करने के लिए जो बाहर से फोर्स है वो भी मंगवाई जा रही है कि जो प्रशासन है वो जो भीड़ है उसको कंट्रोल कर ले जाए। कंट्रोल करने के लिए बाहर से भी जो है वहाँ चीजें मंगवाई गई हैं, और काफी गाड़ियां जो है पुलिस की वो भी आ चुकी हैं अयोध्या में, और सुरक्षा बल जो है वो और बढ़ाई जा रही है अयोध्या में, और बैरिकेटिंग्स वगैरह जो है वो लगाए जा रहे हैं, और व्यवस्थाओं को पहले ही सही कर लेना चाहिए था। ये आंकड़ा पहले ही ट्रस्ट को लगा लेना चाहिए था। जिस तरीके से 500 वर्षों से लोगों ने इस समय का इंतजार किया, और वो घड़ी शुभ
हो गई है और उसके बाद में लोग अब जी एक भी क्षण देरी नहीं करना चाहते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। जी। अगर शक्ति बात की जाए समय की, तो अब दर्शन का जो समय है उसमें बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव किया गया है और अब भक्तगण यानी कि राम भक्त कितनी देर तक अपने रामलला के दर्शन कर पाएंगे? जी, जिस तरीके से पहले क्या नाम है, जल्दी-जल्दी दर्शन करा दिए जा रहे थे और तुरंत राम भक्तों को निकाल दिया जा रहा था जी भीड़ की वजह से। लेकिन अब वो भी चेंज कर दिया गया है, रात में थोड़ा लेट तक मंदिर खुलेगा और दिन में सुबह जल्दी भी खुल जाएगा मंदिर और दिन भर खुला रहेगा क्योंकि भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जो दिनचर्या थी उसको बदल दिया जा रहा है राम जी भक्तों के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए क्योंकि जो यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं वो ना दिन देख रहे हैं, ना रात। सुबह 4 बजे, 3 बजे से ही भीड़ लग जा रही है सड़कों पर और सड़कों की अगर बात करें तो अयोध्या में अ, श्री राम घाट से लेकर के राम बीड़ा चौक जी तक का बैरियर लगा दिया गया है। उधर से कोई भी गाड़ियाँ जो है वो गुज़र नहीं रही हैं। पूरा अयोध्या की जो सड़कें हैं वो जाम कर दी गई हैं। वहाँ पे सिर्फ लोग पैदल से ही आ जा रहे हैं। जी किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, चाहे वीआईपी हो, चाहे वीवीआईपी हो। जी सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ जो है और एम्बुलेंस वही दौड़ रहे हैं और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है सड़कों पर। सड़क क्योंकि इतनी भीड़ है, लगातार वहाँ पे भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। उसको अ, कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जी। अगर शक्ति बात की जाए आवागमन की, तो अब अयोध्या भक्त कैसे आएंगे, क्योंकि संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ट्रस्ट और प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की हैं कि अब जो भक्तों का जो जन सैलाब है वो अब कब लगेगा? अब इन भक्तों के जाने के बाद से जो दूसरा शिफ्ट होगा वो कब से और कैसे होगा? ये आंकड़े की अगर हम बात करें तो उस तरीके से आंकड़ा कोई लगा नहीं पा रहा है क्योंकि भक्तों का जो आस के इलाके हैं जी जैसे अयोध्या कैंट हम बात करें, अयोध्या से थोड़ी सी महज दूरी पे 10 जी किलोमीटर वहां पे जो अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है और जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है वो अयोध्या कैंट में ही है और रेलवे स्टेशन भी अयोध्या कैंट में है। जी अयोध्या धाम का जो रेलवे स्टेशन है वो अयोध्या में है। वहां तक का अयोध्या धाम तक का कोई गाड़ियां नहीं जा रही हैं, लेकिन लोग रेलवे से और बस की यातायात जो है वो खुली हुई है, रेलवे जो है वो खुले हुए हैं, एयरपोर्ट जो है वो खुले हुए हैं। तो जी वहां से लगातार लोग आ रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों से भी आ रहे हैं क्योंकि NH 27 जो है 28 जो है वो क्या नाम है खुला हुआ है। जो लखनऊ से गोरखपुर हाईवे मार्ग है वो भी खुला हुआ है। तो लोग अपनी गाड़ियों से भी आ रहे हैं, अपनी गाड़ियां दूर लगा दे रहे हैं और वहां से भी राम भक्त जो है वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और लगातार जो यहाँ पे साधन है, जो जी साधन जो पा रहा है उसी से चला आ रहा है अयोध्या के दर्शन के लिए। जी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में कड़ाके की ठंड से कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। गुरुवार सुबह लखनऊ और कानपुर में घना कोहरा छाया रहा। लखनऊ कानपुर में विजिबिलिटी 20 मीटर तक रह गई। इससे यातायात प्रभावित हो गया और उसके बाद मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 9 जिलों में गुरुवार को कोहरे का रेड और 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 24 घंटे में सबसे ठंडा जिला शाहजहांपुर रहा, जहां रात का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगर बात की जाए गोरखपुर की, तो गोरखपुर में जो तापमान है वो 4.9 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान वाराणसी में 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को सर्द हवाओं के चलते 18 जिलों में कोल्ड का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि ठंड, शीतलहर और कोहरे का जो ट्रिपल अटैक है, अब जनता उससे ऊब चुकी है। जनता परेशान हो चुकी है। यातायात आवागमन में भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए स्कूलों की, तो स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं अगर बात की जाए यूपी के अन्य जिलों की, तो यूपी में जो कोहरे का अलर्ट है, ठंड का अलर्ट है, वो लगातार मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है। अभी और भी दिनों तक यूपी में ठंड से राहत नहीं मिलेगी। कानपुर और लखनऊ में भी ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि विजिबिलिटी बस 20 मीटर तक ही रह गई है। विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात समस्याओं के साथ ही साथ लोगों को ठंड की मार भी झेलनी पड़ रही है। कई जिलों में घना कोहरा लगातार छाया है। यूपी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और लगातार मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही महफूज रहें, ठंड से बच कर रहें, क्योंकि ये कोल्ड डे अलर्ट, आपको बता दें कि कानपुर और लखनऊ को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंड से ये इलाके इतने ज्यादा ठंडे होते जा रहे हैं। वहीं अगर यूपी में कड़ाके की ठंड से मौसम विभाग ने बताया है कि अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। गुरुवार सुबह लखनऊ और कानपुर में घना कोहरा छाया रहा। ठंड, शीतलहर और कोहरे का ट्रिपल अटैक इन दोनों जिलों में आराम से देखने को मिला। वहीं कानपुर और लखनऊ में विजिबिलिटी 20 मीटर तक ही रह गई, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 9 जिलों में गुरुवार को कोहरे का रेड अलर्ट और 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के 24 घंटे में सबसे ज्यादा जो ठंडा जिला रहा है वो शाहजहांपुर रहा है। यहां रात का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में 4.9 डिग्री सेल्सियस और मेरठ में 5.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है और कई जिलों को मौसम विभाग की ओर से, यूपी के कई जिलों को मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं 21 जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। वहीं अधिकतम तापमान अगर वाराणसी यानी कि काशी की बात की जाए तो 11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। गुरुवार को सर्द हवाओं के चलते यानी शीतलहर के चलते 18 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। लगातार ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं। अब ये जो ठंड है वो परेशानी का सबब बन गया है। लोग घर में रहने को मजबूर हैं। घना कोहरा छाने की वजह से यातायात में भी समस्याएं हो रही हैं। आपको बता दें कि ठंड, शीतलहर और कोहरे का जो ट्रिपल अटैक है, अब जनता उससे परेशान हो चुकी है। लगातार ठंड को देखते हुए मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है। डीएम ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं और सर्दी की छुट्टियों को और भी बढ़ा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से राजेश यादव और प्रयागराज से आशीष भट्ट जुड़ चुके हैं। तो राजेश, हम जानना चाहेंगे कि लखनऊ के क्या हाल हैं। ठंड की मार जो है वो लोगों को अब भी झेलनी पड़ रही है और ठंड से लेकर क्या कुछ जानकारी है लखनऊ में? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ का आज का जो ठंड जो आज तापमान जो है जी, वो 8 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी चीज आपको बता दें कि ठंड पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये तीनों प्रदेश में लगातार वहाँ पे बर्फबारी हो रही है और दूसरी चीज पश्चिमी जो हवाएं चल रही है, इसकी वजह से लगातार ठंड बढ़ती हुई लगातार बढ़ रही है। दूसरी चीज आपको बता दें कि ठंड की वजह से कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है। कोहरे की वजह से चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे हो, हर जगह लगभग बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है कोहरे की। आपको बता दें कि अगर ठंड की बात की जाए लखनऊ में, तो लखनऊ में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड इसमें पड़ रही है। लोग
बिल्कुल घर से ना निकलने के लिए मजबूर है। जी आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में जो ठंड का हाल है, ठंड का सितम है, क्या अब भी जारी है और ठंड से लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? दिनों से ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है, रौद्र रूप दिखाया, उससे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जनजीवन प्रभावित है। जिस तरीके से ट्रिपल अटैक ठंड का पड़ रहा है, चाहे ठंड की बात करें, शीतलहर की बात करें या घने कोहरे की बात करें, इससे पूरी तरीके से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। और हम बात करें जिस तरीके से मौजूदा समय के समय लगभग 10-20 हो रहे हैं, 10:15 बज रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे ये प्रयागराज का पुराना इलाका है। हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा सहयोगी कहेंगे, ये दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये चौक क्षेत्र है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी सड़कों पे सन्नाटा पसरा है। और जो कि अमूमन रोजाना की हम बात करें या कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से चहल पहल देखने को मिलती थी वो इस समय देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं अभी भी कई जो दुकानें हैं वो आप देख सकती हैं कि बंद है, कुछ ही दुकानें हैं जो खुली हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनजीवन प्रभावित हो रहा है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो ग्राहक पहुंचते थे वो नहीं पहुंच रहे हैं और क्योंकि दुकानें लगभग 11:30 बजे के बाद खुलती है। क्योंकि जैसे जो बात करें आम दिनों की तो ऐसे चौक की एरिया की जो रौनक हुआ करती थी 9:30-9 बजे से यहाँ की दुकानें खुल जाया करती थी। पर आप देख सकती हैं कि जिस तरीके से ठंड ने अपना कहर बरपाया है उससे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित है। जी आशीष, अगर बात की जाए प्रयागराज में व्यवस्थाओं को लेकर कि प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही, क्योंकि ठंड की जो मार है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है और अधिकारियों की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? विभाग की तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट, रेड अलर्ट और जिस तरीके से यहाँ पे कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है तो उससे कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं जो प्रॉपर रूप से करी तो जा रही है पर जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो साफ तौर पे नहीं देखी जा रही है। जब मौजूदा प्राइम टीवी की टीम जाके वहां पे सर्वे करती है, बात करती है लोगों से, तो कुछ कहीं ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे अलाव की व्यवस्था तो कई चौराहों पे चिन्हित करके की जा रही है पर बहुत से ऐसे प्रयागराज के गली मोहल्ले या चौराहे हैं जहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से कई जगह पे रहन बसेरे की भी व्यवस्था करी गई है और प्रॉपर रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। महिलाओं के लिए पिंक रहन बसेरे की व्यवस्था करी गई है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था करी गई है। तो तमाम तरीके के रहन बसेरों की व्यवस्था करी है। आधुनिक तौर पे कुछ रहन बसेरों की बनाए गए हैं जो स्टेशन और बस स्टेशनों के पास है, जिसमें सभी तरीके की सुविधाएं उनको मुहैया कराएंगे। जो वहाँ पे जो चाहे सड़कों किनारे वाले हैं या कोई बाहर से आता है वहाँ पे रहकर पूरी तरीके की सुविधा उठा सकता है। जी राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में ठंड, शीतलहर और कोहरे का ट्रिपल अटैक तो काफी दिनों से देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए कि अधिकारियों की ओर से, नगर निगम की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर के लिए जो अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ उसकी जानकारी है? अगर बात की जाए अलर्ट जारी ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। दूसरी चीज है कि जो लोग यहाँ पर रोडों पर सोने वाले, फुटपाथ पर सोने वाले लोग थे उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, उनके लिए का इंतजाम किया गया। और दूसरी चीज है कि उनको अलाव की व्यवस्था की गई है, जगह जगह चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा डीएम ने आदेश दिया है कि लगभग 30 तारीख तक स्कूल जो है पूरे बच्चों की स्कूल बंद रहेगी। इसका प्रचंड रूप अपना दिखा रही है जिसकी वजह से स्कूलों को बंद किया गया है। दूसरी चीज आपको बता दें कि पूरे लखनऊ में इस समय एकदम ठंड का प्रकोप है। लोग एकदम ऐसी है कि लोग घर से निकलने के लिए बिल्कुल एकदम बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है उनको कि वो ठंड में बाहर निकल पाए। यहाँ तक कि ऑफिस जाने में या अपने रोजमर्रा के कार्यों में, कामों को लेकर बहुत ही परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। ठंड जो है अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जी आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज में स्कूलों की छुट्टियां कितने दिन बढ़ा दी गई हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ठंड को लेते? राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और अगर स्कूलों की छुट्टी की बात की जाए, क्योंकि ठंड का प्रकोप तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब ऐसे मौसम में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, तो इसकी क्या जानकारी है?
हो रहा बड़ों के लिए। तो जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनके लिए तो बिल्कुल सही है। इसीलिए डीएम ने आदेश दे दिया है कि 30 जनवरी तक छोटे बच्चों के स्कूल बंद रहे। उसके बाद जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए खुले हुए हैं, लेकिन छोटे बच्चों का स्कूल 30 जनवरी तक बंद किया गया है। दूसरी चीज ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। या कहें लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ठंड को लेकर जो अलर्ट जारी किया तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई, चाहे अलाव को लेकर हो चाहे रैन बसेरों को लेकर। नगर निगम भी बिल्कुल समर्थन कर चुका है। रैन बसेरों में भी सारा इंतजाम किया गया है और जगह जगह चौराहों पर भी लकड़ियों की व्यवस्था की गई है, अलाव की व्यवस्था की गई सरकार की तरफ से कि किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। और दूसरी लेकर हम स्वास्थ्य की बात करें, अस्पतालों की बात करें, बिल्कुल बात सही है। अस्पतालों में भी सारी व्यवस्थाएं की गई है ठंड को लेकर। किसी भी अगर जी राजेश, आपको रोकना चाहेंगे, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ओवैस भी जुड़ चुके हैं। ओवैस, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है, शीतलहर और कोहरे का जो ये अटैक है, ये देखने को लगातार जारी मिल रहा है, तो मौसम विभाग की ओर से कब तक इससे राहत मिलने की संभावना है? चाहूंगा कि लगातार जो वो कोहरा बढ़ता जा रहा है और तमाम जो मौसम विभाग के आदेश हैं वो लगातार आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से सुबह धूप निकल आती है, लेकिन शाम होते ही होते जो गलन है वो बढ़ जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जो आसपास के जो इलाके हैं, जो मैदानी इलाके हैं, उनमें जो ठंड का प्रकोप है, जैसे ग्रामीण हो, उनमें ठंड का प्रकोप लगातार बरकरार है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने पहले शीतलहर का जो है वो अलर्ट जारी किया है कि लगातार जो है वो शीतलहर चलेगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे बचने के जो है अलर्ट भी रहने के लिए बात कही है। तो जिस तरीके से जो कोहरा है वो शाम होते ही कोहरा बढ़ जाता है और जो हवा है, हवा के साथ जो सर्द हवाएं हैं वो चलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम विभाग की तरफ से ये आदेश आया है और ये अलर्ट रहने की बात कही गई है। जी अगर वैसे बात की जाए व्यवस्थाओं को लेकर, तो पूरे यूपी में ठंड को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं नगर निगम की ओर से, अधिकारियों की ओर से? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि नगर निगम की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो नगर निगम ने जगह जगह पर जो है लकड़ी डाली है अलाव जलाने के लिए। अगर कोई गरीब या किसी भी तरीके से किसी को ठंड में राहत चाहिए है तो आदमी वहां पे अलाव जलाकर वहां पे जो है हाथ ताप सकता है और वो गर्मी ले सकता है। और अगर हम बात करें तो जो गरीब लोग हैं, तो कहीं पे देखा गया है कि रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन कहीं पे ऐसा भी है कि कुछ जगहें ऐसी भी दिखी गई हैं जहाँ पे जो गरीब हैं वो सड़कों पे सोते हुए दिखे हैं। तो दोनों ही बातें सामने निकल कर आती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो नगर निगम अलाव के लिए लकड़ी डलवा तो रहा है। कुछ ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर लकड़ी डलाई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगहें हैं जहाँ पर लकड़ी नहीं जल रही है। तो नगर निगम की जो कार्यशैली है वो संदिग्ध है, क्योंकि किस तरीके से ये कार्य कर रही है ये अभी लोग इससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से तमाम आदेश आए हैं और सख्ती भी बरती जा रही है। लेकिन नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिला हवाली करती हुई नजर आती है। जी अगर वो वैसे बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, परिवहन विभाग की, क्योंकि ये कोहरे के बढ़ने के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण एक्सीडेंट जैसी जो घटनाएं हैं वो ज्यादा हो रही हैं, तो परिवहन विभाग की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लोगों में लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इनको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर हम स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की अगर हम बात करें तो देखिए जो अभी ठंड है, ठंड से जो खांसी के पीड़ित मरीज हैं उन लोगों को साफ तौर पे अभी मेरी कोरोना जो एक्सपर्ट थे उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि जिस तरीके से अगर कोई खांसी का मरीज आ रहा है तो उसको जो है सतर्क रहने की जरूरत है, उसको जांच की जरूरत है और अभी कहीं खांसी आती है तो RT-PCR करने की जरूरत है, जांच की जरूरत है। इसका KGMU में इंतजाम कर दिया गया है। और जैसे ही खांसी अगर आपको ज्यादा लगती है और अगर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श करें और जाएं, वहां पर जाकर जांच कराएं और जांच कराकर जैसे ही इसमें अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें जो है जाके दिखाएं और चेकअप कराएं। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट भी किया गया है कि अगर किसी तरीके से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है
तो इसमें जाकर आप अस्पताल जाएं और अस्पताल पे जाकर अपना इलाज कराएं और इलाज कराकर जांच कराएं। जैसे भी अगर कोई असुविधा होती है तो उसके लिए कंप्लेन करें। हेल्पलाइन नंबर भी जारी करे हैं स्वास्थ्य विभाग ने। तो इस तरीके से जी। और अगर परिवहन की हम बात करें तो परिवहन विभाग में आपने जैसे कि कहा कोहरे की बात है, एक्सीडेंट की बात है, तो एक्सीडेंट बिल्कुल सही बात है कि कोहरे में तमाम जो एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं। तो परिवहन विभाग की तरफ से ये आदेश किया गया है कि कोहरे में गाड़ी धीरे चलाए, क्योंकि कोहरे के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, विजिबिलिटी कम होती है, लोगों को पास से नहीं दिखता है। लेकिन अगर देखा जाए तो रात 10 बजे से कोहरा बढ़ जाता है और एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो रात में ज्यादा होती हैं। दिन में क्योंकि अभी पिछले कई दिनों से 3 दिनों से दिन में धूप निकल रही है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमको रात में जैसे ही रात होती है और विजिबिलिटी कम होती है तो उसमें हमको सतर्क रहने की जरूरत है। गाड़ी देख के चलाएं, ध्यान से चलाएं और कोशिश करें कि साइड में चलाएं, सही वे में चलाएं। अगर रॉन्ग वे में जा रहे हैं रॉन्ग वे में चलाएं, स्पीड कम हो तो इस तरीके से जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं वो कम हो सकती हैं। जी। ओवैस, जानना चाहेंगे कि यूपी में लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है, तो यूपी के किन किन जिलों को कौन कौन से अलर्ट में, कौन कौन से जोन में बांटा गया है मौसम विभाग की ओर से? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जोन में बांटने की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं उनको बांटा गया है, जैसे कानपुर, आगरा, लखनऊ और तमाम जो और भी जिले हैं, सुल्तानपुर हुआ। तो इस तरीके से जो जिले हैं इनमें अलर्ट किया गया है और इनको जो है जोन वाइज बांटा गया है। लेकिन पिछले कई टाइम से जो धूप निकल रही है दिन में, तो धूप से भी लोगों को राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से 4 दिन लगातार कोहरा और धूप नहीं थी, उसके बाद जो सुबह से अब 3 दिन से जो धूप 4 दिन से निकल रही है, तो उसके बाद लोगों को राहत मिली है और लोग जो है इस बात से खुश हैं कि चलो अब धूप निकल रही है, कम से कम लोगों को राहत तो मिल रही है। जी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ओवैस बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जो यूपी में कोल्ड अलर्ट डे है वो लगातार जारी होता जा रहा है। ठंड, शीतलहर और कोहरे से अभी लोगों को निजात मिलने की संभावना भी मौसम विभाग ने ना के बराबर जताई है। वहीं अगर बात की जाए ठंड की, तो लगातार ठंड अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को यातायात, आवागमन में इतनी परेशानियां हो रही हैं कि लोग घर में रहने को मजबूर हो गए हैं। घना कोहरा अब लोगों को परेशान करने लगा है। ठंड की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए अभी मौसम विभाग ने किसी भी तरह की राहत न मिलने की चेतावनी जारी की है। गुरुवार सुबह अगर लखनऊ और कानपुर में कोहरे की बात की जाए तो घना कोहरा छाया रहा। ठंड यानी कि शीतलहर इतनी ज्यादा तेज हो गई कि लोग ठंड से कांपने लगे। हाड़ कांपने वाली ठंड भी देखने को मिली। ज्यादा जानकारी के लिए सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जानना चाहेंगे कि लगातार यूपी में ठंड बढ़ रही है, तो यूपी के जिले सुल्तानपुर का क्या हाल है ठंड को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह जो है लगातार ये जनवरी के महीने से जो ठंड शुरू हुई है, वाकई भीषण ठंड जिस तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी हाल में ही जिस तरह जो ठंड बढ़ी है, ठंड को देखते हुए कहीं ना कहीं स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई थी। उसके बाद भी जो है 22 तारीख तक छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद जो है बच्चों के स्कूल का भी खुल गया था। कहीं ना कहीं पेपर भी कुछ बच्चों के भी चल रहे हैं और जिस तरह ये जो है ठंड लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों से लेकर बड़ों बुजुर्गों तक या मजदूरों तक जो है कुछ ना कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठंड बहुत ही ज्यादा कड़ाकी है और कहीं डिग्री को अगर लेकर बात करते हैं लगभग 6 से 7 की डिग्री में जो है इस समय चल रहा है ठंड को लेकर। जी आशुतोष, अगर बात की जाए व्यवस्थाओं को लेकर के सुल्तानपुर में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और ठंड से बचाने के लिए जो असमर्थ लोग हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए अधिकारियों की ओर से, नगर निगम की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं जगह जगह पे रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। देखा जाए तो जिस तरह लगातार ठंड ये पड़ रही है, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी यात्री, जो भी मुसाफिर हो, जो भी पैदल हो, उनको कहीं ना कहीं अलाव से बचने की सुविधा मिल सके और उनको ठंड का जो है प्रकोप झेलना ना पड़े। ये तमाम बातें को देखते हुए
हर जगह जो है अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। और जिस तरह जो ठंड पड़ रही है, ठंड के सहारे जो है देखते हुए जो अगर आपकी काम की काज को जो है जरूर समझा है तभी आप निकले, नहीं तो अन्यथा वहाँ पे छुट्टी की भी घोषणा की जा सकती है। जी, अगर बात की जाए आशुतोष की छुट्टियों को लेकर क्या जानकारी है, स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग को लेकर क्या कुछ जानकारी है, और मौसम विभाग ने अभी सुल्तानपुर के क्या हाल बताए हैं, जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह सुल्तानपुर का इस समय मौसम का हाल जो चल रहा है, लगभग रेड अलर्ट जो है जारी किया हुआ है। इसके साथ जो है स्वास्थ्य कर्मी की बात अगर करते हैं, स्वास्थ्य कर्मी का जो है सबसे जो है पूरी व्यवस्था दे दी गई है। कोई भी अगर इससे की ठंड से मरीज अगर कोई आते हैं या कोई एक्सीडेंटल केस आते हैं तो उसकी पूरी सुविधा वहाँ पे दी जाए और सही ढंग से उपचार उसको मिल सके। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आशुतोष बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि यूपी में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की कि अभी 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और यूपी के अन्य जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। विजिबिलिटी भी 20 मीटर तक रह गई है और घना कोहरा और ठंड शीतलहर लोगों को परेशान करने लगी है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।